राजस्थान कांग्रेस में गद्दार विवाद के बाद मंगलवार को केसी वेणुगोपाल ने गहलोत और पायलट के बीच सियासी सुलह करवा दी है। गद्दार विवाद के बाद पहली बार मंगलवार को अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात हुई। इस दौरान सचिन पायलट और गहलोत ने एक दूसरे का अभिवादन भी किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं केसी वेणुगोपाल किस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट को यूं हाथ ऊपर खड़ा करते हुए एकजुटता दिखाने की यहां पर कोशिश हो रही है। कांग्रेस महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल और मीडिया के सामने ये तस्वीरें कल सामने आई और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इस दौरान कहा कि जब राहुल गांधी ने कह दिया कि हम दोनों ही नेता कांग्रेस के लिए एक एसेट हैं तो हम हैं। राजस्थान का चुनाव जीतना हमारे लिए अहम है। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि जब राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा आएगी तो हर वर्ग इससे जुड़ेगा और ये ऐतिहासिक यात्रा होने जा रही है। तो कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है इन दिनों मध्य प्रदेश में है, 4 दिसंबर को राजस्थान पहुंचेगी। दिस इज राजस्थान कांग्रेस। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां राजस्थान में और कांग्रेस की दरारें यात्रा पे भारी न पड़े, इसको लेकर वेणुगोपाल ने राजस्थान में समीक्षा बैठक ली और सबसे पहले एकता का संदेश दिया। Whomever is given statement after my direction that we will take separate. सर क्या एसेट से बात सुलझ चुकी है? मुद्दा अभी बचा हुआ है। Yesterday that has been cleared by Rahul Gandhi, our leader, very clearly. अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों पार्टी का एसेट है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहली बार राजस्थान में एक कांग्रेस शासित राज्य में प्रवेश करेगी और लगता है आलाकमान की हिदायत को अब सब गंभीरता से ले रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि दोनों सम्मानित नेता है, ठीक है, एसेट है। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट एसेट है। हमारी पार्टी में खूबी है कि जब नंबर 1 कह देता कोई आज, नंबर 2 कह देता, नंबर 3 कहता, और ये हमारे नंबर 1, 2, 3 है ही नहीं। जब खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हैं तो सोनिया जी और राहुल जी उनकी नेचर हम जानते हैं कि किस प्रकार से वो प्रोटोकॉल निभाना जानते हैं। जब राहुल जी ने ये बात कह दी है तो हमारी पार्टी की बहुत बड़ी खासियत रही है कि हमेशा जब संदेश नेता का आता है तो नीचे तक सब मिलकर के राजनीति करते हैं, मिलकर काम करते हैं और पार्टी के हित में क्या हो सकता है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर भी हमारी चुनौती है अगला चुनाव 2023 का। चुनौतियां कई हैं, महत्वाकांक्षाएं भी अनेक, शिकायतें भी बहुत और इल्जाम भी ढेर सारे, लेकिन फिलहाल पार्टी का मकसद है राहुल गांधी की यात्रा में दरारें सामने नहीं आए। और मैं पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूँ, हम सब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कि इस यात्रा में हम सब मिलकर राहुल जी को, पार्टी को, सबको आगे लेकर रखेंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी 8-9 राज्यों में यात्रा जा रही है। राजस्थान की जो यात्रा होने वाली है सबसे उम्दा और नंबर 1 पर राजस्थान के कार्यकर्ता राहुल जी से जुड़ेंगे। लेकिन सिर्फ पार्टी को एकजुट रखना ही नहीं, पार्टी के सामने चुनौतियां अनेक हैं। गुर्जरों ने भी चेतावनी दे दी है कि आरक्षण को लेकर जब तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे भी यात्रा में रुकावट डाल सकते हैं। और असली सवाल यात्रा के बाद का है, यानी तब गहलोत पायलट के जुड़े हाथ जुड़े रह पाएंगे या नहीं। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और बात करते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जो कि इन दिनों मध्य प्रदेश में चल रही है। कल राहुल गांधी उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे और यहां पर पूजा अर्चना की। राहुल गांधी ने उज्जैन में एक सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि मजदूर, किसान, गरीब, छोटे दुकानदार असली तपस्वी हैं। मोदी सरकार इन तपस्वियों के लिए कुछ नहीं करती, लेकिन 1-2 लोग जो पीएम मोदी की पूजा करते हैं उन्हें सब मिल जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नुकसान देश का हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और मिल नहीं सकता क्योंकि आपने वो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। पढ़ाई नहीं, माली, इलेक्ट्रिशियन, छोटे दुकानदार, मजदूर, ये सब तपस्या करते हैं, रोज करते हैं, जिंदगी भर करते हैं और तपस्या करते 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 मर जाते हैं। हिंदू धर्म कहता है कि तपस्वियों की पूजा होनी चाहिए, तो इस देश में तपस्वियों की पूजा क्यों नहीं हो रही है?
और जो नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहा है उसको सारा का सारे दे देती। दो लोग नरेंद्र मोदी जी की पूजा करते हैं दिन भर और उनको जो भी चाहिए मिल जाता है। रेलवेज, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये देखो भैया ड्रोन उड़ रहा है, ये भी ले जाएंगे उठा के। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना रावण से कर दी, जिस पर अब काफी बवाल हुआ। अहमदाबाद के बहरामपुरा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हर चुनाव में उन्हीं का चेहरा दिखता है, क्या उनके रावण की तरह 100 मुख हैं? तो यहाँ खड़गे ने जो बयान दिया उसके बाद जाहिर सी बात है बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आएगी और इस भाषण पर बीजेपी ने अपना गहरा ऐतराज जताया। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जिस तरह का बयान दिया गया वो कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। गुजरात की मिट्टी पर खड़े होकर गुजरात के बेटे का अपमान किया गया। बीजेपी ने अपील की कि गुजरात की जनता इस अपमान के लिए कांग्रेस को सबक सिखाए। किसी को मुद्दे को मोदी को देखकर ओढ़ दो, तो भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भाई क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। और खड़गे साहब, सोनिया जी के कहने पर आपने गुजरात में जाके गुजरात की मिट्टी पर खड़े होकर गुजरात के बेटे के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, उससे कांग्रेस को आईना दिखाने का काम गुजरात की जनता करेगी। और अब दिल्ली एमसीडी चुनाव की भी बात कर लेते हैं, जहां प्रचार इस वक्त जोरों पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एनडीटीवी से खास बातचीत में बीजेपी पर वार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रचार के लिए बीजेपी ने 7 मुख्यमंत्री और 17 मंत्री उतार दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी 15 साल में एक काम करती तो एक भी मंत्री को उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का प्रचार तो खुद जनता कर रही है। केजरीवाल ने कहा जनता एमसीडी में इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देगी। और वहीं उन्होंने गुजरात चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। दूसरा मुद्दा जनता का है भ्रष्टाचार। इतना भ्रष्टाचार है, ये कहते हैं केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया। पिछले 7-8 साल में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए दिया होगा हमने इनको, सारा पैसा खा गए। सैलरी तक के पैसे नहीं है। तो एक तो मैं सारे कर्मचारियों को आश्वासन देता हूं, कहीं से लाऊं पैसा, आपको हर महीने के पहले हफ्ते में आपको तनख्वाह आपके अकाउंट में मिल जाया करेगी। मेरे को केंद्र सरकार 1 पैसा नहीं देती, दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से 1 नया पैसा नहीं मिलता। मैं तो नहीं रोया आज तक। मैंने सारे स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, इतने पैसों में बनवाए। एलजी साहब इतने काम रोकते हैं, मैं तो कभी नहीं रोया, सारे काम करा के लाया। तो अगर आपने रोना सुनना है 5 साल, फिर से 5 साल बाद अमित शाह जी आएंगे, कहेंगे केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए, तो इनको वोट दे देना। काम कराने हैं तो मेरे पास आ जाना, सारे काम करा दूंगा। ना पैसे की कमी होगी, ना एलजी की कमी होगी, किसी चीज की कमी नहीं। आप दिल्ली में तो सीटों का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, गुजरात में नहीं कर रहे। आप लिख के तो दे रहे हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन सीटों का प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं गुजरात के लिए, ऐसा क्यों? या फिर अगर है तो बताइए कितनी सीट आप जीत रहे हैं? मेरे को लगता है गुजरात में सरकार बननी चाहिए, और अगर सरकार बननी चाहिए तो 92 के ऊपर ही आएंगे। नहीं, लेकिन वो आप सीटें नहीं बोल रहे हैं उसके ऊपर। मुझे लगता है कि सरकार बननी चाहिए, ठीक ठाक अच्छे मार्जिन से सरकार बननी चाहिए। सीटें तो जनता बताएगी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के सियासी अखाड़े में एक महिला पहलवान कांग्रेस के टिकट पर विरोधियों को पटखनी देने उतरी है, जो कि 3 बार राज्य स्तरीय कुश्ती में गोल्ड मेडलिस्ट रही है। लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां भी है। देखते हैं हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। दिल्ली में सरस्वती विहार के एक पार्क में एक लड़की को दीपिका देसवाल
अपनी पसंदीदा धोबी पछाड़ दांव सिखा रही हैं। वो जहां जाती हैं, लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाती हैं। वो 3 बार राज्य स्तरीय कुश्ती की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। अब कांग्रेस के टिकट पर सरस्वती विहार वार्ड से सियासी मैदान में उतरी हैं। उनको तो हमने डे फर्स्ट ही धोबी पछाड़ दे दी थी। दे आर दोज कैंडिडेट हु वर नॉट एबल टू फिल देयर फॉर्म्स। अच्छा, वहाँ पे जो हमने ऑब्जर्व किया, वहाँ पे गए, शी वॉज जस्ट अबाउट टू वीक। तो जो लोग अपना फॉर्म तक खुद नहीं भर सकते, और जब वो फिर क्या वो इलेक्शन लड़ेंगे, क्या वो लोगों के काम करेंगे। हालांकि यहाँ से उनको बीजेपी और आम आदमी पार्टी से कड़ी सियासी टक्कर मिल रही है। दीपिका देसवाल के चुनावी प्रचार में नेता कम और खिलाड़ी ज्यादा दिखते हैं। ऊपर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के मुकाबले कांग्रेस के चुनावी प्रचार में कोई बड़ा नेता भी नहीं दिख रहा है। लेकिन वो कहती हैं, खेल के लिए बेहतर काम करने के एजेंडे पर वो चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, जैसे अभी आप ये पार्क की तरफ कैमरा घुमाइए, देखिए ये जो कंक्रीट ट्रैक्स बना रखे हैं पूरे वार्ड में, इनफैक्ट क्या ज्यादातर सारी दिल्ली में ही ऐसे कंक्रीट ट्रैक्स हैं, जिसकी वजह से सभी नागरिकों को यहाँ पर, चाहे वो वृद्ध हैं या बच्चे हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं, सबको घुटनों की प्रॉब्लम आ रही है धीरे धीरे। और इसका कोई भी समाधान नहीं कर रहा है, इसको सब लाइटली ले रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि हमारी जनरेशन खराब हो रही है, एक वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहे हैं। कुछ तो पॉल्यूशन इतना है, कुछ सब्जियों में मिलावट, इतनी हवा पानी दूषित रहा का, ये ट्रैक पे मार मार के दौड़ और बच्चे अपने घुटने खराब कर रहे हैं। पहलवानी तो ताकत होनी चाहिए शरीर में, और सियासी के लिए दिमाग की ताकत जो दीपिका देसवाल में मेरे ख्याल से हर कैंडिडेट से ज्यादा है। वैसे भी मेहनती है जी लड़की, मेहनती है आंटी जी। 10-15 साल से मैं जानती हूँ। अच्छा। आधी रात को भी फोन कर दो तो हाजिर रहती है। दीपिका देसवाल ने भले कुश्ती में 3-3 मेडल ले रखा हो, लेकिन सियासी दंगल में उनकी चुनौतियां खासी मुश्किल भरी हैं। तो ये दीपिका देसवाल हैं, जो कि दिल्ली के नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जो कि पहलवान रह चुकी हैं, और अब जो है वो सियासी जमीन पर दूसरे जो दल के उम्मीदवार हैं उनको पटकनी देने के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। दिल्ली के सरस्वती विहार से हरकिशन शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हैदराबाद में जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला को जमानत मिल गई है। तेलंगाना के सीएम केसीआर के घर के बाहर वो हंगामा कर रही थी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। आखिरकार जमानत मिली है। आपको पूरा माजरा बताते हैं। दरअसल शर्मिला हैदराबाद में पदयात्रा के दौरान मुख्यमंत्री आवास के सामने पहुंच गई थी। उन्हें वहां से हटाने को लेकर पुलिस और उनके बीच काफी देर तक संघर्ष चला, लेकिन आखिर में जब वो नहीं मानी तो पुलिस ने क्रेन मंगाकर उनकी गाड़ी समेत मुख्यमंत्री आवास से उनको दूर ले गई। देखते हैं विस्तृत रिपोर्ट। मंगलवार को हैदराबाद की घुमावदार सड़कों पर जबरदस्त नाटकीय दृश्य नजर आया। सिटी पुलिस एक क्रेन लेकर आई जो वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला की कार को उठाकर ले जा रही थी, जबकि शर्मिला ड्राइवर की सीट पर बैठी हुई थी। मुझे उम्मीद है कि वो आएंगे, क्योंकि उनके मुश्किल वक्त में वो उनके साथ खड़ी थी। सोमवार को वारंगल में शर्मिला की पदयात्रा के दौरान टीआरएस कार्यकर्ताओं के हमले में एक बड़ी गाड़ी जला दी गई थी और एक कार को नुकसान पहुंचाया गया था। घटना के बाद शर्मिला को हिरासत में लेकर हैदराबाद लाया गया। पिछले साल अक्टूबर से अब तक शर्मिला 3500 किलोमीटर के आसपास पदयात्रा कर चुकी हैं। वो केसीआर की टीआरएस सरकार पर हमला करती हैं और उनको उम्मीद है कि उनकी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी टीआरएस को चुनौती देने में कामयाब होगी। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद की, जो कि एक बार फिर भड़कने लगा है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और सियासी बयानबाजी के बीच कर्नाटक की सीमा के करीब महाराष्ट्र के कुछ गांवों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।
कर्नाटक के समर्थन में लगातार नारेबाजी की जा रही है और ग्रामीण महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल यहां बुनियादी सुविधाओं की मांग की जा रही है। इसको लेकर लड़ाई तेज हो गई है। देखते हैं पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट। हाथों में कर्नाटक का झंडा, कंधे पर झंडे के रंग के स्कार्फ टांगे कर्नाटक सरकार की जय नारे लगाते मार्च निकाल रहे ये लोग महाराष्ट्र के सांगली जिले से हैं। कर्नाटक सरकार कर्नाटक की सीमा से सटे जत तालुका के तिकोंडी गांव के निवासी आरोप लगाते हैं कि महाराष्ट्र सरकार पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी उनकी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर रही है। इसलिए इनका गांव कर्नाटक में शामिल होना चाहता है। 8 दिनों के बाद आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। 8 दिवसात तुम्हाला अजून विनंती आहे। 8 दिन के अंदर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और जल संपदा मंत्री इन सब ने जत तालुका में आके एक सभा आयोजित कर हमारी समस्याओं का हल निकालें। नहीं तो हम 8 दिन के बाद कर्नाटक में शामिल होने के लिए बड़ा आंदोलन करेंगे और वहाँ के मुख्यमंत्री बोमई जी को हम यहाँ बुला के उनका सत्कार करेंगे और आपको टाटा बाय बाय करेंगे। तुम्हाला टाटा करणार आहे। हमें कन्नडामध्ये एजुकेशन केले। हम लोगों ने महाराष्ट्र में होने के बावजूद कन्नड़ भाषा में पढ़ाई की है। हमें ठीक तरीके से मराठी भी बोलने नहीं आती है, क्योंकि यहाँ कोई ना तो महाराष्ट्र सरकार से और ना ही कोई मंत्री आता है, ना कोई सुविधा हमें मिलती है। उचित मराठी भाषा भी नहीं है। हम महाराष्ट्रियन हैं, बोलने में हमें शर्म आती है। कोणाला चांगला स्टूडेंट असते ना, त्यांना नौकरी भेटत नाही। महाराष्ट्र और कर्नाटक में सीमा को लेकर विवाद कोई आज का नहीं बल्कि 50 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये मामला करीब 18 सालों से सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई चल रही है। लेकिन इसी बीच कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई द्वारा जत तालुका और अक्कलकोट के साथ सोलापुर के कुछ कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाए जाने संबंधी दावा करने के बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा मुद्दे पर एक नए सिरे से बहस छिड़ गई है। इधर पत्रा चौल घोटाला मामले में जमानत पर बाहर आए संजय राउत पर अब महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सीमा विवाद को लेकर मार्च 2018 में विवादित बयान देने के मामले में कर्नाटक की बेलगांव कोर्ट ने राउत को 1 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। वहीं कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर दोनों ही राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। 3 दिसंबर को महाराष्ट्र से 2 मंत्रियों का दल बेलगावी जाने वाला है। सांगली से रॉबिन्सन डेविड के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं श्रद्धा वालकर मर्डर केस की, जिसका आरोपी आफताब, उसका नार्को टेस्ट 1 दिसंबर को यानी कल होगा। उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट हो चुका है और दिल्ली पुलिस के मुताबिक श्रद्धा आफताब से अलग होना चाहती थी। उसने पहले ही मन बना लिया था और इसी बात से नाराज था आफताब। पुलिस ने यह भी बताया कि आफताब ने सोची समझी साजिश के तहत उसकी हत्या की है। आफताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट अब 1 दिसंबर को होगा। इसके लिए पुलिस ने कोर्ट से इजाज़त ले ली है। उसका पॉलीग्राफ टेस्ट सोमवार को पूरा हो चुका है। मंगलवार को उसको कड़ी सुरक्षा में एफएसएल रोहिणी लैब में लाया गया और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद उसके शरीर के पैरामीटर चेक करने के लिए मेडिकल जांच हुई। इस दौरान एफएसएल लैब के बाहर बीएसएफ और दिल्ली पुलिस तैनात रही, क्योंकि सोमवार शाम जिस जेल वैन से वो जा रहा था उस पर 5 लोगों ने तलवार से हमला कर दिया था। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का पॉलीग्राफी टेस्ट चल रहा है। जिस तरह से सोमवार की शाम उस पर हमला हुआ, उसके बाद दिल्ली पुलिस के अलावा यहाँ पर बीएसएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं ताकि उस पर कोई हमला न करने पाए। आप देखें कि बीएसएफ के जवान यहाँ पर हथियारबंद जवान जो है वो तैनात हैं और दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और अंदर जो आरोपी आफताब है उसका पॉलीग्राफी टेस्ट चल रहा है। आज हमारी जो एफएसएल की टीम है ना, उसने आफताब के जो पॉलीग्राफ टेस्ट है सारे कंप्लीट कर लिए। जी सर, कितने दिन ये जो है पूरा टेस्ट चला और कैसा कब तक पुलिस को रिपोर्ट? पिछले वीक से ये टेस्ट चल रहे थे और आज ये कंप्लीट हो गए। पुलिस को रिपोर्ट कब तक दे देंगे सर? बहुत हमारी डायरेक्टर मैडम के आदेश है कि इस केस को हमने प्रायोरिटी पे लिया हुआ है और बहुत जल्दी ही रिपोर्ट सबमिट कर। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिसके जरिए ये पता चल सके कि श्रद्धा की हत्या कब हुई, उसे मौत से पहले काटा गया था या फिर बाद में। इसीलिए पूरी जांच परिस्थिति जन्य सबूतों पर टिकी है। अभी तक महरौली के जंगल
और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से तकरीबन 13 हड्डियां मिली हैं। जंगल और आफताब के फ्लैट से कई हथियार मिले हैं। घर से कुछ कपड़े मिले हैं। बाथरूम, किचन, बेडरूम तीनों जगहों से खून के निशान मिले हैं। पेटीएम, बम्बल, जोमेटो, ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म से जवाब मांगा है। आरोपी ने 18 मई के बाद जोमेटो से खाना कम मंगाना शुरू किया था। आफताब के 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा ने आफताब को छोड़ने का फैसला 3 मई को कर लिया था, लेकिन आफताब इसी बात से नाराज था। अभी तक की जांच में ऐसा लग रहा है कि आफताब की नई गर्लफ्रेंड भी एक विक्टिम थी। उसे जब श्रद्धा के बारे में पता चला तो वो सदमे में आ गई। दिल्ली पुलिस का ये पूरा केस सर्कमस्टांशियल सबूतों पर टिका हुआ है। पहले ये साबित करना है कि श्रद्धा की हत्या हुई है, फिर हत्या का मकसद साबित करना है और फिर सबूतों के साथ कोर्ट में ये साबित करना है कि हत्या आफताब ने ही की है, क्योंकि पुलिस के पास अभी तक आफताब की बताई हुई कहानी है। सबूतों के तौर पर ठोस कुछ खास नहीं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के एम्स प्रबंधन ने ई हॉस्पिटल डेटा को सर्वर पर बहाल करने का दावा किया है। प्रबंधन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सेवाएं शुरू करने से पहले नेटवर्क को सैनिटाइज किया जा रहा है। बयान में यह भी कहा गया कि काफी ज्यादा डेटा, सर्वर और कंप्यूटर्स की संख्या ज्यादा होने के कारण प्रक्रिया में समय लग रहा है। इसके अलावा आगे फिर से सर्वर हैक ना हो सके, इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल अस्पताल की सभी सेवाएं मैनुअल मोड पर ही चल रही हैं। आपको बता दें 23 नवंबर को एम्स के सर्वर पर यह अटैक हुआ था और इस मामले में एम्स के जो 2 कर्मचारी हैं उनको सस्पेंड भी किया गया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाटा सन्स की एयरलाइंस एयर इंडिया के साथ विस्तारा का विलय मार्च 2024 तक हो जाएगा। सिंगापुर एयरलाइंस ने ये जानकारी दी है। टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच विलय को लेकर हुई बातचीत के बाद इसका ऐलान किया गया। विस्तारा में टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस दोनों की ही क्योंकि हिस्सेदारी है, इसमें सिंगापुर एयरलाइंस का हिस्सा ज्यादा है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं जया कौशिक। शुरुआत हम कर रहे हैं देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स अस्पताल की, जिसका सर्वर हैक हो गया था। 23 नवंबर को ये हैक हुआ था और जया खासी परेशानी यहाँ पर मरीजों और उनके परिजनों को झेलनी पड़ी है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर हाथ से करना पड़ रहा था। अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे थे, जो प्रिस्क्रिप्शंस थे उसमें दिक्कतें आ रही थी और मरीजों को बहुत दिक्कतें आई, खासकर वो मरीज जो दूसरे इलाकों से दिल्ली पहुंच रहे थे इलाज करवाने के लिए। लेकिन अब राहत की खबर आई है कि सर्वर जो है बहाल कर दिया गया है। ये दावा एम्स मैनेजमेंट जो है वो कर रहा है और एम्स प्रबंधन की ओर से जारी जो बयान है उसमें ये कहा गया है कि सेवाएं शुरू करने से पहले नेटवर्क को अब सैनिटाइज भी किया जा रहा है। तो हर साल 38 लाख मरीज जो हैं वो एम्स में इलाज करवाते हैं और इस बार ये जो हैक हुआ था सर्वर, उसके चलते करोड़ों मरीजों का डेटा जो है वो गायब हुआ है। आपको बता दें कि जो बयान दिया गया है उसमें कहा गया है कि काफी ज्यादा डेटा, सर्वर और कंप्यूटर की संख्या होने के कारण प्रक्रिया में काफी समय लग गया और इसके अलावा आगे फिर से सर्वर हैक ना हो, इसके लिए भी कदम अब उठाए जा रहे हैं। बहरहाल हमारे सहयोगी परिमल कुमार जो कि लगातार हमें यहां से खबरें दे रहे थे कि किस तरह से कोशिशें जारी हैं सर्वर को वापस से ठीक करने के लिए। परिमल, यहाँ पर सर्वर जो हैक हुआ था वो तो वापस से आ गया है, लेकिन अभी भी मैनुअल मोड पे चीजें चल रही हैं एम्स में, और क्या क्या अपडेट मिल पा रहा है वहां से? देखिए, हैकर से कितनी सफलता मिली इसकी जानकारी नहीं है जया, लेकिन ये जरूर हुआ है कि जो डेटा एम्स का था, जो सर्वर पे था, जिसकी वजह से चिंताएं बहुत ज्यादा थी कि इसमें विदेशी शक हो सकता है, उस डाटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है, उस डाटा की वजह से तमाम परेशानी आ रही थी। पिछली बुधवार से ये दिक्कत आ रही थी एम्स प्रशासन को, लेकिन वो डेटा जो है वो अब एम्स के पास आ गया है। जो पुराना डेटा एक बैकअप के तौर पे भी रखते हैं या जो मरीजों का डेटा है वो करोड़ों मरीजों का डेटा है, क्योंकि एक साल में करीब 38 लाख मरीज इलाज करवाते हैं एम्स में। और वैसे अगर इसको आंकड़े को जोड़े 2014 से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, जब सिस्टम पे डेटा को डाला जा रहा था, तो करीब 2-3 करोड़ के आसपास मरीजों का डेटा था उस पर, जो एम्स ने रिस्टोर कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं वहां पर उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसको आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि उसमें एंटीवायरस डाल के उसको दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि ये पहले से भी कहा गया है एम्स की तरफ से कि आने वाले वक्त में ऐसी घटना ना हो, उसको इंश्योर करने की कोशिश है। एनआईसी के जरिए एम्स उसको इंश्योर कर रहा है। यही वजह है कि मशीन को जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो सर्वर्स है, 50 से ज्यादा सर्वर्स है एम्स में,
उसको दुरुस्त करने की बात चल रही है। अब यहाँ पर जो मरीजों को दिक्कत आ रही थी वो 1-2 दिन में मुमकिन है कि वो दूर हो जाए, क्योंकि जब मशीनें कंप्यूटर सिस्टम सैनिटाइज हो जाएंगी तब वो डेटा को उस कंप्यूटर सिस्टम पे डाल दिया जाएगा, जिससे ऑनलाइन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो पाएगी। तो वो तमाम चिंताएं अभी फिलहाल खत्म हो गई है। जो डेटा अपने पास एम्स के पास वो रिस्टोर नहीं हो पा रहा था, वो डेटा कम से कम रिस्टोर हो गया, तो मरीजों की समस्या भी आने वाले वक्त में खत्म होने वाली है। शुक्रिया परिमल इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान की बात करते हैं, जहां कांग्रेस में गद्दार विवाद के बाद मंगलवार को केसी वेणुगोपाल ने गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी सुलह जो है वो करवा दी है। जहां देख रहे थे कि लंबी खींचतान जो है राज्य में चली और उसके बाद चीजें बेहतर होती थी, फिर वापस दोनों नेता आमने सामने आ गए, लेकिन अब चीजें लग रहा है कि कुछ सुलह की तरफ बढ़ गई हैं। दरअसल यहाँ पर जो राहुल गांधी की यात्रा है वो राजस्थान 4 दिसंबर को पहुंचने वाली है। उससे पहले कांग्रेस की कोशिश है कि राजस्थान में सब कुछ ठीक ठाक है। इन तस्वीरों के जरिए ये दिखाने की कोशिश जरूर हुई है। ये कल की तस्वीरें हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस महासचिव आप देख रहे हैं, बीच में साथी अशोक गहलोत को देख रहे हैं, सचिन पायलट को यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर एक बयान भी दोनों की तरफ से आ चुका है जिसमें कि हाथ खड़े होकर आपने देखा कि किस तरह से ये यहाँ पर एकता दिखाने की, एकजुटता की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी ने कह दिया है कि हम दोनों ही नेताओं को कांग्रेस का एसेट मानते हैं, ऐसे में राजस्थान का चुनाव जीतना हमारे लिए काफी अहम है। सचिन पायलट ने कहा है कि जब राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा आएगी तो हर वर्ग इससे जुड़ेगा और ये ऐतिहासिक यात्रा होने जा रही है। तो सब कुछ सुलह यात्रा कांग्रेस की वहां पहुंचने से पहले कोशिशें लगातार जारी हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां राजस्थान में और कांग्रेस की दरारें यात्रा पे भारी न पड़े, इसको लेकर वेणुगोपाल ने राजस्थान में समीक्षा बैठक ली और सबसे पहले एकता का संदेश दिया। That we will take separate. Sir, क्या एसेट से बात सुलझ चुकी है? मुद्दा अभी बचा हुआ है। Yesterday that has been cleared by Rahul Gandhi, our leader, very clearly. अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दोनों पार्टी का एसेट है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहली बार राजस्थान में एक कांग्रेस शासित राज्य में प्रवेश करेगी और लगता है आलाकमान की हिदायत को अब सब गंभीरता से ले रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि दोनों सम्मानित नेता है, ठीक है, एसेट है। तो अशोक गहलोत तो सचिन पायलट एसेट है। हमारी पार्टी में खूबी है कि जब नंबर 1 कह देता कोई आदमी, नंबर 2 कह देता, नंबर 3 कहता, और ये हमारे नंबर 1, 2, 3 है ही नहीं। जब खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हैं तो सोनिया जी और राहुल जी, उनकी नेचर हम जानते हैं कि किस प्रकार से वो प्रोटोकॉल निभाना जानते हैं। जब राहुल जी ने ये बात कह दी है तो हमारी पार्टी की बहुत बड़ी खासियत रही है कि हमेशा जब संदेश नेता का आता है तो नीचे तक सब मिलकर के राजनीति करते हैं, मिलकर काम करते हैं और पार्टी के हित में क्या हो सकता है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर भी हमारी चुनौती है अगला चुनाव 2023 का। चुनौतियां कई हैं, महत्वाकांक्षाएं भी अनेक, शिकायतें भी बहुत और इल्जाम भी ढेर सारे, लेकिन फिलहाल पार्टी का मकसद है राहुल गांधी की यात्रा में दरारें सामने नहीं आए। और मैं पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूँ, हम सब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कि इस यात्रा में हम सब मिलकर राहुल जी को, पार्टी को, सबको आगे लेकर रखेंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी 8-9 राज्यों में यात्रा जा रही है। राजस्थान की जो यात्रा होने वाली है सबसे उम्दा और नंबर 1 पर राजस्थान के कार्यकर्ता राहुल जी से जुड़ेंगे। लेकिन सिर्फ पार्टी को एकजुट रखना ही नहीं, पार्टी के सामने चुनौतियां अनेक हैं। गुर्जरों ने भी चेतावनी दे दी है कि आरक्षण को लेकर जब तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे भी यात्रा में रुकावट डाल सकते हैं। और असली सवाल यात्रा के बाद का है, यानी तब गहलोत पायलट के जुड़े हाथ जुड़े रह पाएंगे या नहीं। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं दिल्ली नगर निगम चुनावों की। अलग अलग रंग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। सियासी अखाड़े में एक महिला पहलवान भी यहां उतरी हैं। दीपिका देसवाल कांग्रेस के टिकट पर विरोधियों को पटकनी देती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, दीपिका 3 बार राज्य स्तरीय कुश्ती में गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी कई है। दिखाते हैं हमारे सहयोगी रवि शंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट।
दिल्ली में सरस्वती विहार के एक पार्क में एक लड़की को दीपिका देसवाल अपनी पसंदीदा धोबी पछाड़ दांव सिखा रही हैं। वो जहां जाती हैं, लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाती हैं। वो 3 बार राज्य स्तरीय कुश्ती की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। अब कांग्रेस के टिकट पर सरस्वती विहार वार्ड से सियासी मैदान में उतरी हैं। उनको तो हमने डे फर्स्ट ही धोबी पछाड़ दे दी थी। They are those candidates who were not able to fill their forms. अच्छा, वहाँ पे जो हमने ऑब्जर्व किया, वहाँ पे गए, she was just about to weep. तो जो लोग अपना फॉर्म तक खुद नहीं भर सकते, और जब वो फिर क्या वो इलेक्शन लड़ेंगे, क्या वो लोगों के काम करेंगे। हालांकि यहाँ से उनको बीजेपी और आम आदमी पार्टी से कड़ी सियासी टक्कर मिल रही है। दीपिका देसवाल के चुनावी प्रचार में नेता कम और खिलाड़ी ज्यादा दिखते हैं। ऊपर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के मुकाबले कांग्रेस के चुनावी प्रचार में कोई बड़ा नेता भी नहीं दिख रहा है। लेकिन वो कहती हैं, खेल के लिए बेहतर काम करने के एजेंडे पर वो चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, जैसे अभी आप ये पार्क की तरफ कैमरा घुमाइए, देखिए ये जो कंक्रीट ट्रैक्स बना रखे हैं पूरे वार्ड में, इनफैक्ट क्या ज्यादातर सारी दिल्ली में ही ऐसे कंक्रीट ट्रैक्स हैं, जिसकी वजह से सभी नागरिकों को यहाँ पर, चाहे वो वृद्ध हैं या बच्चे हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं, सबको घुटनों की प्रॉब्लम आ रही है धीरे धीरे। और इसका कोई भी समाधान नहीं कर रहा है, इसको सब लाइटली ले रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि हमारी जनरेशन खराब हो रही है, एक वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहे हैं। कुछ तो पॉल्यूशन इतना है, कुछ सब्जियों में मिलावट, इतनी हवा पानी दूषित रहा का है, ये ट्रैक पे मार मार के दौड़ और बच्चे अपने घुटने खराब कर रहे हैं। पहलवानी तो ताकत होनी चाहिए शरीर में, और सियासी के लिए दिमाग की ताकत जो दीपिका देसवाल में मेरे ख्याल से हर कैंडिडेट से ज्यादा है। वैसे भी मेहनती है जी लड़की, मेहनती है आंटी जी। 10-15 साल से मैं जानती हूँ। अच्छा। आधी रात को भी फोन कर दो तो हाजिर रहती है। दीपिका देसवाल ने भले कुश्ती में 3-3 मेडल ले रखा हो, लेकिन सियासी दंगल में उनकी चुनौतियां खासी मुश्किल भरी हैं। तो ये दीपिका देसवाल हैं, जो कि दिल्ली के नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जो कि पहलवान रह चुकी हैं, और अब जो है वो सियासी जमीन पर दूसरे जो दल के उम्मीदवार हैं उनको पटकनी देने के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। दिल्ली के सरस्वती विहार से हरकिशन शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव के लिए प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं। गुजरात में भी रह रहे हैं, लेकिन दिल्ली में भी अब वो लगातार आने लगे हैं। केजरीवाल ने रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के हाथ मजबूत करने का वादा भी यहाँ पर किया है। कहा कि RWA को मिनी पार्षद का दर्जा दिया जाएगा। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने घर घर जाकर वोट भी मांगे और MCD में एक मौका देने की अपील की। अरविंद केजरीवाल ने फिर दावा किया कि नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी 250 में से 230 सीट जीतेगी। वार्ड की यहाँ पर बात हो रही है, 200 यहाँ पर 250 वार्ड हैं, ऐसे में ये दावा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली के चिराग दिल्ली गांव में घर घर जाकर वोट मांगते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अच्छा काम करा दिल्ली के अंदर, बहुत अच्छा काम करा। और नहीं, ये तो दिल्ली सरकार में किया ना, तो नगर निगम के चुनाव है। जी हाँ जी, इन्होंने भी बहुत काम करा है, इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है दिल्ली के अंदर। अभी तक जो भी काम किया है, जल पानी का इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पानी की दिक्कत थी यहाँ पर, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, बहुत अच्छी सुविधा दी है पानी की। केजरीवाल ने चौपाल लगाकर लोगों को अपने काम गिनवाए और वोट देने की अपील की। होती है दिल्ली में, कूड़ा कूड़ा हो रहा है चारों तरफ, बहुत गंदगी हो रही है, चारों तरफ कूड़ा कूड़ा हो रहा है। MCD का काम है, इन्होंने करा नहीं। एक मौका दे दो, आज आपकी यहाँ प्रजापति मोहल्ले में कह के जा रहा हूँ, आप मौका दे दोगे मैं कूड़ा साफ कर दूंगा पूरी दिल्ली का। केजरीवाल ने दावा किया कि निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी 250 में से 230 सीट जीतेगी। वहीं बीजेपी की तरफ से लगातार जारी हो रहे वीडियोस पर भी अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा। हाँ, वो आज मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया। उस व्हाट्सएप में लिख रखा था कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दिल्ली वालों ने उनकी दुकान बंद कर दी। अब उन्होंने वीडियो कंपनी चालू करी है बीजेपी वालों ने। जैसे हर शुक्रवार को पिक्चर रिलीज होती है ना, इनका रोज एक वीडियो रिलीज होता है।
9 बजे मॉर्निंग शो शुरू होता है, बस एक ही शो होता है 12 बजे तक, उसके बाद वो शो खत्म, पिक्चर फ्लॉप हो जाती है इनकी सारी। उसमें पिक्चरों में इनके वीडियो में ना तो कोई गाना ना कोई डांस, तो एक वो रिंकिया के पापा डाल देते किसी वीडियो में वो कौन सा है, बियर पी के बेबी नाची, क्या वो बेबी बियर पी के नाचे छम छम छम, कुछ डांस गाना डालते, सारी पिक्चरें फ्लॉप हो गई। 4 दिन से इनका कोई पिक्चर ही नहीं आ रही आजकल। निगम चुनाव 4 दिसंबर को होंगे, जिसके लिए शुक्रवार 2 दिसंबर की शाम को प्रचार समाप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाते जाते उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा कि बीजेपी जो है रोजाना जो है एक वीडियो रिलीज करती है और वो काफी बोरिंग किस्म का वीडियो होता है। तो ये टिप्पणी है जो वीडियो बीजेपी जारी कर रही है उसको लेकर, और ये पूरा एक तरह से डोर टू डोर कैंपेन और चौपाल थी चिराग दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की। चिराग दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पत्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त श्रद्धा मर्डर केस में ताजा खबर आ रही है। आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट करने वाले फोरेंसिक अधिकारियों के हवाले से ये खबर है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब ने कबूल किया है कि उसने श्रद्धा की हत्या की है। आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट करने वाले अधिकारियों के हवाले से खबर है कि श्रद्धा की हत्या करने का उसको कोई अफसोस नहीं था। तो श्रद्धा मर्डर केस में एक बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आई है। पॉलीग्राफ टेस्ट में हत्या की बात कबूल की है आफ्ताब ने, ये बात फिलहाल सूत्रों के हवाले से मिल रही है। हम जानते हैं कि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो 2 से 3 चरणों में हुआ है, जिसमें उससे कई तरह के सवाल पूछे गए। पहला जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था उसमें उसकी तबीयत भी खराब हुई थी, उसको बुखार आ गया था, जिसके चलते उसे दोबारा करना पड़ा और उसके बाद कुछ सवाल जो रह गए थे वो एक और चरण में पूरे किए। लेकिन अब ये बहुत बड़ी बात सामने आ रही है, क्योंकि धीरे धीरे जब श्रद्धा से जुड़े हुए लोगों से बात की और श्रद्धा की जो शिकायत सामने आई तो उसमें साफ तौर पर यह पता लग रहा था कि आफ्ताब जो है वो श्रद्धा के साथ लगातार हिंसा कर रहा था, उसके साथ मारपीट कर रहा था और कई बार श्रद्धा को बहुत बुरी तरह से उसने पीटा, जिसके बाद श्रद्धा ने 23 नवंबर 2020 को शिकायत भी दर्ज कराई थी मुंबई के एक थाने में। उसके श्रद्धा ने आफ्ताब के माता पिता को भी इस बारे में जानकारी दी थी, लेकिन लगातार उसके माता पिता श्रद्धा को समझाते थे और दोनों को वापस एक साथ ले आते थे, दोनों में सुलह करवा देते थे और श्रद्धा इसी भरोसे में थी कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया और ये बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब ने ये कबूल किया है कि उसने श्रद्धा की हत्या की है। और यहाँ तक ये भी सबूत सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रहा है कि उसे हत्या करने का कोई अफसोस नहीं है। तो एक जघन्य अपराध यहाँ पर हुआ है जया, और किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है इसने सबको हिलाकर रख दिया। बिल्कुल, कुछ देर में हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जुड़ेंगे, बताएंगे कि पॉलीग्राफ टेस्ट में जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बात की उसने कबूल कर लिया है कि हत्या की है, ये कोर्ट में किस तरह से इसको सबूत के तौर पर देखा जाएगा, उनसे समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन हमने ये देखा था कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो कि अब पूरा हो चुका है और दिल्ली पुलिस के मुताबिक श्रद्धा जो है, दिल्ली पुलिस का कहना है कि श्रद्धा आफ्ताब से अलग होना चाहती थी, इसी बात से वो नाराज भी था आफ्ताब, और पुलिस का ये भी कहना है कि आफ्ताब ने सोची समझी साजिश के तहत उसकी हत्या की थी। तो पॉलीग्राफ टेस्ट में जो अधिकारी इन्वॉल्व थे, इसमें उनके सूत्रों के हवाले से खबर वहां से आई है कि उसने इस बात को कबूल किया है कि उसने हत्या की है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मुकेश, यहां पर पॉलीग्राफ टेस्ट सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसमें हत्या की बात आफ्ताब ने कबूल की है, इसको कोर्ट में किस तरह से सबूत के तौर पर देखा जाएगा? देखिए, कोर्ट में जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है उसको सबूत के तौर पर पेश नहीं कर सकते हैं। ये केवल पुलिस की जांच के लिए, जांच को आगे बढ़ाने के लिए मददगार होगा। जो आरोपी से सवाल पूछे गए पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान, तो ज्यादा सवाल पूछे गए थे और उसमें मर्डर से लेकर उसने कहा कि जब ये उससे पूछा गया कि आपने हत्या की है तो उसने हत्या की है और उसको पर कोई अफसोस नहीं है, तो उसने अपने जवाब दिए हैं। हालांकि मुकेश, आपकी आवाज हमको ठीक से नहीं मिल पा रही है, आपसे दोबारा हम कनेक्ट करने के जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि आप बता रहे, पॉलीग्राफ टेस्ट में जो बातें कबूल की है, जो सूत्रों के हवाले से आई है कि आफ्ताब ने कबूला है कि उसने श्रद्धा की हत्या की, वो पुलिस के लिए तो मददगार साबित हो सकता है, पूछताछ में उसको सहयोग मिल सकता है, जानकारियां मिल सकती है, लेकिन कोर्ट में जैसा कि आप बता रहे हैं उसको उस तरीके से नहीं देखा जाता सबूत के तौर पर। और यहाँ पर अदिति, हम जानते हैं, मुकेश ने रिपोर्ट भी किया था कि अभी तक जितने भी सबूत मिले हैं वो बहुत ठोस सबूत नहीं मिले, जिसमें ये
साबित हो कि पहले तो श्रद्धा का कत्ल हुआ है और दूसरा श्रद्धा का कत्ल आफताब ने किया है। बहरहाल ये जांच का विषय है और लंबी जांच अभी चलने वाली है। बिल्कुल, लेकिन अब जिस तरह से पुलिस के सामने कबूल लिया है पॉलीग्राफ टेस्ट में, मुकेश यहाँ पर आप अपनी बात पूरी करें। और मुकेश, ये एक बड़ी बात है, भले ही ये कोर्ट में मान्य ना हो, लेकिन अगर ये पॉलीग्राफ टेस्ट में मान लेता है, इस बात को कबूल कर लेता है और नार्को टेस्ट में भी अगर कबूल कर लेता है, तो ये इससे पुलिस का केस और मजबूत होगा। मुकेश, आप सुन पा रहे हैं? मैं हूं शरद शर्मा। गुजरात और दिल्ली में एमसीडी चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं और दोनों ही जगह सत्ता में बीजेपी है और बीजेपी को दोनों ही जगह बड़ी चुनौती मिल रही है आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से। अरविंद जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर। और क्योंकि हम ये इंटरव्यू दिल्ली में कर रहे हैं, दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, तो मैं दिल्ली से शुरुआत करता हूं। दिल्ली में कैंपेन कैसा चल रहा है? आप कभी दिल्ली होते हैं, कभी गुजरात होते हैं। कल तक आप सूरत में थे रात तक, फिर आज सुबह जो है आप दिल्ली पहुंचे और डोर टू डोर कैंपेन किया, चौपाल किया आपने। तो कैंपेन कैसा चल रहा है और क्या आपको लगता है कि अगर एक जगह चुनाव होते तो ज्यादा सुविधाजनक होता और आसान होता चुनाव लड़ना? दिल्ली में आज मैं गया था, चिराग दिल्ली गया था, ग्रेटर कैलाश में, और लोगों से मैं मिला। आप सब लोग भी वहाँ थे, मीडिया के लोग। आपने देखा कि कितना प्यार करते हैं लोग आम आदमी पार्टी को। अपने आप लोग काम गिना रहे थे। लोगों ने कहा, अरविंद जी पहले पानी नहीं आता था, आपने पानी दिला दिया। उस इलाके में पहले पानी नहीं आया करता था, हमारे आने के बाद पानी आ गया। लोगों ने कहा, जी बगल में एक मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ वगैरह सब बहुत सुविधा हो गई है। लोगों ने कहा, उस तरफ एक सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गया है। बहुत सारी माँओं ने कहा कि हम रामेश्वरम होके आए हैं तीर्थ यात्रा पे, यहाँ होके आए हैं, वहाँ होके आए हैं। लोगों ने अपने आप इतने सारे काम गिनाए। लोगों को इतना विश्वास है आज आम आदमी पार्टी के ऊपर, इसीलिए आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंट है कि लोग जो हैं वो एमसीडी में आम आदमी पार्टी को मौका देंगे। दूसरी तरफ बीजेपी, 7 मुख्यमंत्री बीजेपी ने उतार दिए दिल्ली में हमारे खिलाफ। 7 मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हरियाणा के एमपी के भी मुख्यमंत्री थे शायद। एमपी के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के आ रहे हैं, हरियाणा के आ रहे हैं, असम के आ रहे हैं। 17 केंद्रीय मंत्री उतारे हुए, अमित शाह जी आ रहे हैं, हरदीप पुरी आ रहे हैं, सारे। किस लिए? क्योंकि 15 साल में कोई काम नहीं किया। अगर काम कर देते, एक मंत्री की जरूरत नहीं थी। हमने भगवंत मान जी को भी नहीं बुलाया दिल्ली प्रचार के लिए, क्योंकि हमारा काम बोलता है, जनता खुद हमारे काम की गिनती। इनसे मैं देख रहा था टीवी, अमित शाह जी से जब डोर टू डोर कर रहे थे, नड्डा साहब जब उनसे लोगों ने बार बार यही प्रश्न पूछा, जी आपको वोट क्यों दें, 15 साल आपने क्या काम किया? इसका जवाब किसी के पास नहीं है बीजेपी के पास, कि 15 साल में एक काम गिना दो जो आपने 15 साल में किया। किसी के पास जवाब नहीं है। तो बोले आपको वोट क्यों दे, अगले 5 साल क्या करोगे? यही रोना रोएंगे, केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए, केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए, केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए। बस रोना रो रहे हैं, तब से भी रो रहे हैं, अभी भी रो रहे हैं। लेकिन आपकी प्रेजेंस कुछ कम नहीं है दिल्ली के अंदर के। जैसे आपने बताया कि बीजेपी के मुख्यमंत्री बड़ी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी के गढ़ में घुसकर ज्यादा टाइम वहां लगा रहे हैं। दिल्ली में दिल्ली की जनता ही प्रचार कर रही है। दिल्ली की जनता ने इतने सारे, मैंने आज आपको बताया, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं तो जनता के बीच में से गुजर रहा था, जनता खुद ही काम गिना रही थी। इनको इतने मुख्यमंत्री और मंत्री उतारने की जरूरत, इसलिए इन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए इन लोगों को ये सारे मुख्यमंत्री मंत्री उतारने की जरूरत पड़ रही है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अमित शाह जी दिल्ली आके कहते हैं केजरीवाल हमने काम नहीं किया क्योंकि केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए। तो पहली बात तो मानते हैं कि कोई काम नहीं करा। नड्डा साहब आके कहते हैं कि हमने कोई काम नहीं करा क्योंकि केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए। मैंने सारे पैसे दिए, जितने देने थे दिए। अगले 5 साल भी यही रोना रोएंगे कि केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए, केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए। ना तनख्वाह मिलने वाली कर्मचारियों को पहले भी नहीं मिलती थी। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, अगर यही रोना सुनना है आपने अगले 5 साल, तो इनको वोट दे देना। मैं आपके सामने रोने वाला नहीं हूं। मेरे को केंद्र सरकार एक पैसा नहीं देती, दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से एक नया पैसा नहीं मिलता। मैं तो नहीं रोया आज तक। मैंने सारे स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, इतने ही पैसों में बनवाए। एलजी साहब इतने काम रोकते हैं, मैं तो कभी नहीं रोया, सारे काम करा के लाया। तो अगर आपने रोना सुनना है 5 साल, फिर से 5 साल बाद अमित शाह जी आएंगे, कहेंगे केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए, तो इनको वोट दे देना। काम कराने हैं तो मेरे पास आ जाना, सारे काम करा दूंगा। ना पैसे की कमी होगी, ना एलजी की कमी होगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसी से एक जुड़ा मेरा सवाल है कि जब 2015 में आप सत्ता में आए तो कई साल तक आपकी एलजी के साथ अनबन चलती रही, लड़ाई चलती रही। फिर 18 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया
उसके बाद कई साल तक दिल्ली में स्थिति काफ़ी बेहतर रही। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से आप में और एलजी साहब में बहुत तनातनी चल रही है और रिश्ते बहुत खराब हैं। लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि जैसे दिल्ली सरकार बनाम एलजी की कहानी चलती थी, तो आप अगर सत्ता में आएंगे एमसीडी में, तो फिर जो है एमसीडी बनाम एलजी, क्योंकि विवाद तो वही है, बात तो सारी वहीं की नहीं। तो ये कैसे होगा कि आपकी लड़ाई नहीं चलेगी? एमसीडी के कानून के अंदर एलजी की कोई पावर नहीं है। एमसीडी को सारी पावर अपने पास है, तो एमसीडी के अंदर एलजी साहब कोई दखल अंदाजी नहीं कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, दिल्ली में इतने काम रोके एलजी ने, पर मैंने कोई काम रुकने दिया। एलजी 2 साल तक हमारी सीसीटीवी कैमरों की फाइल लेके बैठे रहे, 2.5 साल तक। लेकिन योगा क्लासेस आप खुद ही बता रहे हैं कि उन्होंने रोक दी। मैंने चलवा दी, उन्होंने रोकी। मैंने जनता से चंदा इकट्ठा करके योगा क्लासेस रुकने नहीं दी। मैंने एक भी दिल्ली वालों का काम रुकने नहीं दिया, चाहे एलजी ने जितनी अड़चने अड़ाई। थोड़ा बहुत डिले जरूर हुआ कुछ कामों में, काम एक भी नहीं रुकने दिया मैंने। आपने आज एक नई घोषणा की है कि आरडब्ल्यूए को सशक्त करेंगे, यानी कि जमीनी स्तर पर जो सोसाइटीज हैं, जो कॉलोनियां हैं, उनको सशक्त करने, मजबूत करने की बात है। तो क्या कुछ रोड मैप है इसका कि कैसे उनको आप मजबूत करेंगे? आपने कहा कि उनको फंड्स भी देंगे, उनको पावर भी देंगे, तो कैसे इसका सिस्टम कैसे बनेगा? देखो, मोटे मोटे तौर पे एक आम आदमी को अपनी जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मंत्रियों के, एमएलएज के चक्कर ना काटने पड़े, तो आरडब्ल्यूए जो होती है वो सबसे क्लोज होती है जनता के। तो आरडब्ल्यूए को एक तरह से मिनी पार्षद बनाएंगे, अपने एरिया के अंदर सारे काम करवाने में वो सशक्त होगी। उसके लिए उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली एम्पावर करेंगे। आपके घर के सामने सड़क टूटी पड़ी है, आपको मंत्रियों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप आरडब्ल्यू के पास आओ, आप अपना काम कराओ। आपके घर के सामने स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही, आप अपना काम कराओ। तो छोटे छोटे काम जो है, जनता जो छोटे छोटे कामों के लिए बेचारी तंग परेशान रहती है, वो सारे काम वहीं हो जाते हैं। तो फिर पार्षद का क्या रोल रह जाएगा? क्योंकि पार्षद है लोकल गवर्नेंस के लिए। वार्ड के लेवल पे जितने काम होंगे, एक तो वो उनके ऊपर नजर रखेगा कि वो ठीक काम करें, और दूसरा वार्ड के लेवल पे, मतलब आरडब्ल्यू तो बहुत ही छोटे, बहुत नीचे स्तर पर जाकर, नीचे स्तर पे आरडब्ल्यू तो उतना ही काम करेगी एक कॉलोनी का। वार्ड के लेवल पे जितने काम है, सड़कें हैं, गलियां हैं, नालियां, वो करवाएगा। तो इस तरह से हम उनको, आरडब्ल्यू को एम्पावर करना चाहते हैं। देश के इतिहास में ये एक्सपेरिमेंट पहली बार हो रहा है। मैं आज दिल्ली की सारी आरडब्ल्यू से अपील करना चाहता हूं कि आप सब लोग इसमें हिस्सा लीजिए, सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए। बड़ा काम हो रहा है। हो सकता है कुछ आरडब्ल्यू बीजेपी की हो सकता है कुछ आरडब्ल्यू कांग्रेस की हो, लेकिन इस बार इस चुनाव के अंदर आप सब आम आदमी पार्टी का समर्थन कीजिए, और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आम आदमी पार्टी को समर्थन करने के लिए सब लोग बोलिए। बड़ा काम हो रहा है, मेरे को पार्टीबाजी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सब लोग इस अच्छे काम में सपोर्ट कीजिए। आपके काम के बारे में कहा जाता है, या फिर विरोधी आरोप लगाते हैं कि आप मुफ्त की योजनाएं बहुत लेके आते हैं, और उसकी वजह से भी आपका एक जनाधार है, या पब्लिक में पॉपुलैरिटी है, या इसका उल्टा समझ लें कि इसे बहुत से लोग जो है नापसंद भी करते हैं। जो एमसीडी में आपने घोषणाएं की हैं, केजरीवाल की गारंटी जो दी हैं, उसमें कहीं भी जो है आपने मुफ्त वाली पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, बल्कि पिछले जो एमसीडी चुनाव थे उसमें आपने हाउस टैक्स माफ की बात की थी। इसमें आप हाउस टैक्स की माफी की बात नहीं कर रहे हैं। बीजेपी इस मुद्दे को बना रही है और कह रही है हमने तो कर भी दिया, एलजी साहब ने वो करके कर भी दिया। तो ये किस तरह से चेंज है कि सरकार के स्तर पर मुफ्त की योजनाएं, लेकिन एमसीडी के स्तर पर आप मुफ्त पे नहीं बल्कि साफ सफाई और इसको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि सर्विसेज कैसे डिलीवर होंगी। हम वो काम करते हैं जो जनता चाहती है। जनता को फ्री बिजली चाहिए तो हम फ्री बिजली देते हैं। नगर निगम में जनता की सबसे बड़ी 2 डिमांड्स हैं। एक डिमांड है कि कूड़ा साफ होना चाहिए। साफ सफाई बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। पूरी दिल्ली कूड़ा कर दिया। और अभी आपको जान के ताज्जुब होगा, इन लोगों ने जितने दिल्ली के अंदर क्या है, आपके घर से कूड़ा इकट्ठा होता है और वो खत्ते पे जाता है, फिर खत्ते से ट्रक आता है और वो ट्रक सारा कूड़ा ले जाता है। इन्होंने सारे खत्ते बेच दिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दिए, दिल्ली के सारे खत्ते। अब जनता क्या कर रही है, कूड़ा एक पॉलिथीन के बैग में डालती है। वो तो लीज पर दिए होंगे ना कि वो वहां का जो है कूड़े का निस्तारण का नहीं है। ना, अमूल को दे दिए। अब वहां पे कूड़ा नहीं डल रहा खत्तों पे, अब वहां पे अमूल का बूथ खुल गया, तो कूड़ा कहां जाएगा? तो सारे जनता जो है वो कूड़ा अपने पॉलिथीन के बैग में सड़क पे फेंक देती है। मतलब पूरी दिल्ली कूड़ा कर दी इन लोगों ने यार, जाते जाते भी इन्होंने कूड़ा कर दी दिल्ली। तो सबसे पहला काम तो इमीडिएटली इमरजेंसी बेसिस पे, वॉर फुटिंग पे हमारा ये होगा कि दिल्ली के हर घर से कूड़ा उठवा के
या हम उसको वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पे बेचें या कहीं लैंडफिल साइट पे कहीं भी भेजें, तो सबसे पहला काम तो हमारा यही होगा। तो दिल्ली को इन्होंने पूरा कूड़ा कर दिया। कूड़े से सफाई जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जनता का है भ्रष्टाचार। इतना भ्रष्टाचार है, ये कहते हैं केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया। पिछले 7-8 साल में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए दिया होगा हमने इनको, सारा पैसा खा गए। सैलरी तक के पैसे नहीं है। तो एक तो मैं सारे कर्मचारियों को आश्वासन देता हूं, कहीं से लाऊं पैसा, आपको हर महीने के पहले हफ्ते में आपको तनख्वाह आपके अकाउंट में मिल जाया करेगी, आपको तनख्वाह। दूसरा, इन्होंने मैं अभी एक रेड लाइट पे रुका एक दिन, 2 दिन पहले, एक महिला ने आके मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरी खिड़की खुली थी, कहते सर 50,000 रुपए ले गए ये लोग मेरे से लाइसेंस के। वो कोई व्यापार करती है और फिर भी पैसे लाइसेंस नहीं दिया। व्यापारियों को जितना इन्होंने गला घोट रखा है दिल्ली के व्यापारियों का, एक एक काम के लिए, कभी सीलिंग कर जाते हैं किसी की, फिर डी सीलिंग के पैसे लेते हैं। दिल्ली के अंदर कोई लेंटर डाल ले, लेंटर के पैसे लेने पहुंच जाते हैं। रेडी पटरी वालों से पैसे लेते हैं। ये भ्रष्टाचार खत्म करेंगे दिल्ली के, जैसे दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। पहले एसडीएम दफ्तर में कितना भ्रष्टाचार होता था, अब नहीं है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लाइसेंस लेने के लिए कितना पैसा, दलाल, अब सारे दलाल गायब हो गए दिल्ली सरकार में। ऐसे ही नगर निगम से 3-4 महीने के अंदर भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर देंगे। इस बार बीजेपी ने जो है बड़े पैमाने पे वीडियो जारी किए हैं। बहुत से वीडियो की जांच चल रही है, मामला कोर्ट के अंदर भी, हालांकि कोर्ट ने इस पर कुछ नहीं कहा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे वीडियोस आएंगे? आपने भी इस पर बहुत बार कहा है, जवाब दिया है आपने, लेकिन ऐसे वीडियोस जब आएंगे चुनाव के दौरान, तो क्या आपको नहीं लगता कि सवाल उठेंगे और पब्लिक परसेप्शन जो है, पब्लिक सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है? पब्लिक ये सोच रही है यार, अगर ये 15 साल काम कर लेते हैं तो इनको ये वीडियो बनाने की क्या जरूरत पड़ती। आज बीजेपी की हालत ये हो गई है, वीडियो बनाने वाली कंपनी बन गई है। कोई इनको सीरियसली नहीं लेता, कोई काम नहीं करते, 24 घंटे गालियां देते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं। अब मैं कहता हूं जनता में जाके कि मैं आपकी सड़कें चमका दूंगा, मैं दिल्ली को साफ करूंगा। इनके नेता कहते हैं हम केजरीवाल की आंख फोड़ देंगे। धमकी दी है इन्होंने कि आंख फोड़ देंगे केजरीवाल की। मैंने कहा कि मैं दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, कहते हैं केजरीवाल की टांग तोड़ देंगे। अरे मेरी आंख फोड़ने से, टांग तोड़ने से कोई दिल्ली नगर निगम का भला हो जाएगा? मैं उसमें वो आशंका जाहिर कर रहे थे, मनोज तिवारी जो है आशंका जाहिर कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, सुरक्षा बढ़ाई जाए, वो ये कह रहे थे। ये मेरे को गाली देते हैं। 15 साल अगर तुम काम कर लेते, मैं अपने काम गिना रहा हूं, मैं जनता में जाके कहता हूं इतने काम कर दिए, इतने काम और करूंगा। तुम भी अपने काम गिनाओ। तुम क्यों इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हो? क्यों गाली गलौज करते हो? गाली गलौज छोड़ के तुम अपने काम गिनाओ ना, कि ये काम कर दिए, ये काम और करेंगे। वो तो इनके पास कुछ है नहीं, 24 घंटे गाली 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 गाली। ये गाली मेरे को नहीं आती देनी। एमसीडी में कितना असर प्रेडिक्शन कर रहे हैं आप? क्योंकि अब आप भविष्यवाणी इन दिनों बहुत कर रहे हैं, तो क्या एमसीडी के लिए भी आप? मुझे जनता का जितना प्यार मिल रहा है और जितना विश्वास जनता का है, बाकी तो जनता जनार्दन है, मेरे को लगता है कि 230 के करीब आनी चाहिए सीट। मुझे लगता है इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। दिल्ली की जनता रिकॉर्ड तोड़ने में बड़ी माहिर है। 70 में से 67 सीट दी थी, किसी को भरोसा नहीं था। मुझे लगता है इस बार वो भी रिकॉर्ड टूटेगा। आप दिल्ली में तो सीटों का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, गुजरात में नहीं कर रहे। आप लिख के तो दे रहे हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन सीटों का प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं गुजरात के लिए, ऐसा क्यों? या फिर अगर है तो बताइए कितनी सीट आप जीत रहे हैं? मेरे को लगता है गुजरात में सरकार बननी चाहिए, और अगर सरकार बननी चाहिए तो 92 के ऊपर ही आएंगे। नहीं, लेकिन वो आप सीटें ही नहीं बोल रहे हैं उसके ऊपर। मुझे लगता है कि सरकार बननी चाहिए, ठीक ठाक अच्छे मार्जिन से सरकार बननी चाहिए। सीटें तो जनता बताएगी। अंत में चलते चलते, बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया है गुजरात के लिए, उस पर उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? कोई पढ़ता ही नहीं उनका मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो जारी करते हैं, चुनाव के 1 हफ्ते बाद कह देंगे ये तो चुनावी जुमला था। ये सबसे बड़ा डिफरेंस हमारे उनके बीच में। मैं जो बोलता हूँ, गारंटी देता हूँ, जनता विश्वास करती है, यार ये करके आया है, दिल्ली में करा, पंजाब में करा, ये करके आया है, झूठ नहीं बोलता ये। वो जो कहते हैं, को कभी कहते हैं संकल्प पत्र है हमारा, कभी कहते हैं मैनिफेस्टो है हमारा, कभी कहते हैं घोषणा पत्र है हमारा, जो मर्जी कह ले, जनता को पता है झूठ बोल रहे हैं ये। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कोशिश करते रहेंगे आगे भी, अगर आपका कुछ प्रेडिक्शन आ रहा हो या असेसमेंट हो या जैसे भी अभी डेवलपमेंट हो चुनाव का, तो उस पर आपसे बात करते रहेंगे, क्योंकि अभी चुनाव गुजरात का भी और एमसीडी का बस मुहाने पर है, लेकिन फिर भी बचा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप देख रहे थे एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।
तो गुड मॉर्निंग इंडिया के हमारे खास शो में पिछले 2 घंटों में हमने आपको तमाम खबरें दिखाई और अब वक्त आ गया है टॉप 5 का। तो पहली खबर टॉप 5 में है आज अशोक गहलोत और सचिन पायलट से जुड़ी हुई, जिसमें अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या दोनों की दूरियां मिट गई हैं, क्योंकि दोनों एक साथ नजर आए हैं, हाथ पकड़े हुए भी नजर आए हैं और अब ये माना जा रहा है कि दोनों में केसी वेणुगोपाल ने सुलह करवा दी है। दूसरी खबर गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, अब उसमें रावण की एंट्री भी हो गई है। तीसरी खबर एम्स अस्पताल से आई, जहां पर 6 दिनों के बाद आखिरकार जो सर्वर हैक हुआ था वो बहाल हो गया है। अब धीरे धीरे जो मरीज हैं उनकी परेशानियां कम होंगी। चौथी खबर हैदराबाद से, जहां पर जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला को आखिरकार अब जमानत मिल गई है। वो केसीआर का विरोध कर रही थी, तब उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और पांचवी खबर टाटा की सुपर डील हुई है, विस्तारा एयरलाइन का एयर इंडिया का विलय हो गया है। तो आपको करना ये हमारे YouTube चैनल पर जाना है, इस पोल में हिस्सा लेना है, उस खबर को जिसे आप चुनेंगे हम विस्तार से आपको रूबरू कराएंगे।